हाँ बच्चों, तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी का 13.3। एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर क्या है बेटा, एक स्पेसिफिक थ्योरम है, बेस थ्योरम। एक बेस थ्योरम है बेटा जो आमतौर पर 6 या 4 मार्क्स की एग्ज़ाम में आ रही है। इसमें होता क्या बेटा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स एक इवेंट होने के बाद हम दूसरे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये 13.3 है बेटा, बेस थ्योरम। और ये क्वेश्चन बेटा एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आ रहा है, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये बहुत सिंपल है, अगर आप मेरा मेथड फॉलो करेंगे तो देखिए क्या है बेटा, इसमें निकालना क्या होता है, पी ई वन बाई ए निकालना होता है। न्यूमीटर में ई वन है, डिनोमीटर में ए है। अब इसका क्या मतलब है बेटा, हाँ बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, वी हैव टू फाइंड पी ई वन बाई ए। हमें पी ई वन बाई ए निकालना होता है। क्या न्यूमीटर में लिखा है बेटा ई वन, ये वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। और नीचे जो डिनोमीटर में ए लिखा है बेटा, ये वो इवेंट है जो पहले हो चुकी है। ठीक, तो ए इवेंट के होने के बाद हमें ई वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो पी के अंदर न्यूमीटर में आता है। ठीक है, पी ई वन बाई जो न्यूमीटर में है, ई वन मतलब द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड, ये वो चीज़ है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। और अपॉन में ए जो है जिसकी प्रोबेबिलिटी, ये वो चीज़ घटना है, इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी होती है। फॉर्मूला देखो बेटा, बेस थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं फॉर्मूले पे। पी ई वन बाई क्या होता है, पहले पी ई वन आएगा, फिर इंटू पी ए बाई ई वन। देखिए पहले पी ई वन आया इंटू पी ए बाई ई वन, फिर ये जो न्यूमीटर वाली चीज़ है बेटा, ये डिनोमीटर में क्या एज आई, बीच में प्लस, फिर देखिए ई वन की जगह ई टू आ गया, पी ई टू प्लस पी ए बाई ई टू। तो इतना टफ नहीं बेटा ये फॉर्मूला याद करना। मेन इसमें क्या होता है, हमें ई वन और ए पता करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ई वन क्या है। ई वन वो घटना है, वो इवेंट है बेटा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। यानी क्वेश्चन में वो सेंटेंस जिसमें वाट लिखा हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखो, ए बैग कंटेन्स 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, another bag contain 2 red 6 black balls. One of the bags is selected at random and a ball is drawn from the bag. It is found to be red. दो बैग दिए हैं, एक बैग में रेड है, ब्लैक बॉल है, एक बैग में 2 रेड है 6 ब्लैक बॉल है। दोनों में से एक बैग को चूज़ करना है और एक बॉल निकालना है किसी भी बैग में से जो रेड निकली। वाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, इस वाले सेंटेंस के पहले फाइंड लगा हुआ है, मतलब ये इवन हुआ। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवन होता है। तो इवन क्या हुआ, द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। और ए क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले हमने एक बॉल निकाली है जो रेड निकली, तो ए इज द बॉल इज रेड। ठीक, सबसे हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली। तो इवन क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ये इवन है। उससे पहले क्या हुआ है, बॉल रेड निकली है, तो ये बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, रेड ए हो गया। अब बेटा फॉर्मूले को अप्लाई करना है हमें, तो पी लिखा, न्यूमीटर में लिखा जो इवन है, द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, नीचे क्या लिखा, बॉल इज रेड, ये लिख दिया, इक्वल टू पी ई वन बाई ए लिखा, और इक्वल टू में पूरा फॉर्मूला लिख दिया, पी ई वन पी ए बाई ई वन पी अपॉन पी ई वन पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू पी ए बाई ई टू। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ बेटा, हमें इससे मालूम चल गया कि हमें क्या क्या निकालना है। हमें पी ई वन निकालना है, पी ए बाई ई वन निकालना है, पी ई टू निकालना है, पी ए बाई ई टू निकालना है। निकालते हैं बेटा, पी ई वन क्या है, ई वन क्या है बेटा, वह बैग है, फर्स्ट बैग है, तो ई टू सेकेंड बैग हुआ, ई टू मीन्स ई वन का उल्टा। ये क्या है, रेड बॉल, रेड बॉल है ना, वो यहाँ से भी क्लियर हो जाती है बेटा। ई वन ऊपर लिखा है, यहाँ ऊपर क्या लिखा है, फर्स्ट बैग, तो ई वन हुआ फर्स्ट बैग, तो ई टू क्या हुआ, फर्स्ट बैग का उल्टा सेकंड बैग, है ना, क्योंकि दो बैग ही तो हैं। और ए क्या हुआ है, ए है रेड, जो ई वन से पहले हुई है वो रेड है, ए है रेड। अब इंडिविजुअली हर एक का निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो पी ई वन बाई इक्वल टू पी ई वन फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब आओ, अब पहले पी ई वन निकालो, हमें फार्मूले के हर एक टर्म की वैल्यू निकालनी है। पी ई वन क्या है बेटा, ई वन क्या है, फर्स्ट बैग,
P1 फर्स्ट बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी। तो बैग दो है बेटा, फर्स्ट बैग सेकंड बैग, और उसमें से फर्स्ट बैग एक ही है, तो P1 हो गया 1/2। ठीक, अब आओ P1 के बाद फॉर्मूले में PA/E1 लिखा है, इसे कैसे पढ़ेंगे, पहले E1 फिर A। तो E1 में से A की प्रोबेबिलिटी, E1 मीन्स फर्स्ट बैग, A मीन्स रेड बॉल, तो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बैग में बेटा 8 बॉल से रेड कितने हैं 4, तो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, N/Ns। रेड बॉल हैं 4 और कुल बॉल हैं 8, तो 4/8 हो गया 1/2। ठीक, P1 निकल गया, PA/E1 निकल गया। अब PE2 PA/E2 निकालो। E2 क्या है बेटा, सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी, तो PE2 कितना हुआ, वही बैग दो है और सेकंड बैग एक ही है, 1 ही है, तो PE2 हुआ 1/2। फिर PA/E2 कैसे पढ़ेंगे, डिनोमिनेटर से, E2 में से एक ही प्रोबेबिलिटी, E2 में से एक रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। सेकंड बैग में E2 में सेकंड बैग, कुल 8 बॉल्स हैं, अपॉन में 8 आ गया, रेड कितनी है 2 है, तो 2/8 यानी 1/4 हो गया। तो बेटा आप देख रहे हो हमने P1 PA/E1 PE2 PA/E2 सब निकाल दिया। अब करना क्या है, हमें सीधे फॉर्मूला वैल्यू रखनी है। ठीक, PE1 निकाल दिया, PA/E1 निकाल लिया, PE2 निकाल लिया, PA/E2 निकाल लिया। ठीक, अब आप केवल वैल्यू रखो फॉर्मूले में, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, 1/4 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 1/8 आ गया, 2/3 आ गया बेटा। ठीक, तो अल्टीमेटली सार क्या निकला बेटा, समरी क्या निकली, PE1/A हो, मतलब जो ऊपर लिखा है वो प्रॉपर्टी में निकालनी है, E1 की प्रॉपर्टी, जो नीचे A लिखा है मतलब ये इवेंट पहले हो चुकी है। ठीक, और फॉर्मूला क्या है बेस फॉर्म का, PE1/A, PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस, अब जहाँ E1 था E2 कर दो, PE2 प्लस PE2 इंटू PA/E2, है ना। तो मेन चीज़ बेटा क्या रहता है, E1 पता करना। जिस सेंटेंस के पहले व्हाट इज द प्रॉपर्टी या फाइंड द प्रॉपर्टी दिखा हो वो E1 होती है। अब देखो 30.3 का क्वेश्चन 2 है, इन ए कॉलेज, क्वेश्चन 3 है बेटा ये, 60% रिसाइड इन हॉस्टल, एक कॉलेज में 60% लोग हॉस्टल में रहते हैं और 40% डे स्कॉलर, मीन्स 40% दिन में ही जाते हैं कॉलेज, हॉस्टल में नहीं रहते। लास्ट ईयर रिजल्ट शोज दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। लास्ट ईयर का रिजल्ट बताता बेटा कि हॉस्टल में जितने लोग रहते थे उसके 30% बच्चों को ए ग्रेड आया, और जो डे स्कॉलर जो दिन में जाते थे कॉलेज उनमें से केवल 20% लोगों को ए ग्रेड आया। अब ये बोल रहा है बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर साल के अंत में एक बच्चा चुना गया, चूज़ किया जिसको ए ग्रेड था, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अब देखिए ये निकालना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टल ईयर। अगर साल के अंत में एक बच्चा चुना गया तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या कि वो बच्चा हॉस्टल में पढ़ता होगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टल ईयर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसने निकालनी है, हॉस्टल में रहने वाले की, तो ये E1 हो गया। और उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले ए ग्रेड हुआ है, तो वो ए हो गया कि स्टूडेंट इज ए ग्रेड। देखिए E1 क्या हुआ, हॉस्टल में रहने वाले, ए हुआ ए ग्रेड। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो, अरेंज कर लो, कितना हुआ, ऊपर आ गया हॉस्टल की प्रॉपर्टी निकालनी है, नीचे ए ग्रेड, ये हो गया PE1/A, तो कितना हो गया PE1 PA/E1, नीचे आया PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, है ना। हमने साइड में डायग्राम बनाया हुआ बेटा, गिवन हॉस्टल है, स्कॉलर है, हॉस्टल में रहते हैं 60% लोग, डे स्कॉलर हैं 40% लोग। हॉस्टल में से कितने लोगों को ए ग्रेड मिला लास्ट ईयर, 30%, और 20% लोगों को, डे स्कॉलर वालों को मिला ए ग्रेड। अब चलिए अब इंडिविजुअल हर एक इवेंट की प्रॉपर्टी निकालते हैं, PE1 निकालते हैं, PA/E1 निकालते हैं, PE2 निकालते हैं, PA/E2 निकालते हैं। अब बेटा ये बोल रहा है 60% लोग रहते थे हॉस्टल में, तो PE1 हो गया 60% यानी 60/100। डे स्कॉलर क्या है बेटा 40%, तो PE2 हो गया 40%, 40/100। अब आइए PA/E1 पे, PA/E1 E1 के बाद E1 मीन्स हॉस्टल, ए मीन्स ए ग्रेड, हॉस्टल में से रहने वाले कितने लोगों को मिला ए ग्रेड, वो है 30%, तो PA/E1 हो गया 30%, 30/100। PA/E2, E2 का डे स्कॉलर, तो कितने डे स्कॉलर को ए ग्रेड मिला 20%, तो 20/100 ठीक बेटा। तो हमने हर एक इंडिविजुअल टर्म का उस टर्म को कैलकुलेट कर लिया हमने। अब केवल रखनी है वैल्यू फॉर्मूले में, PE1/A क्या हो गया, PE1 PA/E1 अपॉन PE1 प्लस PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, हर एक इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू रख दी हमने, ये हमारा आंसर आ गया, है ना बेटा। तो एग्जाम में ऐसे कैसे करना है, आप पहले गिवन बना लो, डायग्राम बना लो, हॉस्टल में कितने परसेंट लोग हैं, कितने को ए ग्रेड मिला, डे स्कॉलर कितने लोग हैं ना, और फिर फॉर्मूला अरेंज करो। कैसे फॉर्मूला अरेंज करोगे, पहले लिखो E1 क्या है, न्यूमीटर में आएगा, यहाँ क्या था
वो हॉस्टल में पढ़ता है, तो पी हॉस्टल नीचे ए ग्रेड आ गया। इक्वल टू लिख लो फॉर्मूला, P1/= P1 PA/1, P अपॉन में P1 PA/1, P2 PA/2। इससे क्या रहता है, आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या निकालना है। अब देखिए हमने P1 निकाल लिया, 60% दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है 0.4 40%, PA/1 हॉस्टल वाले ए ग्रेड वाले 30% दिया हुआ है, PA/2 डे स्कॉलर ए ग्रेड 20% दिया हुआ है। बस हमें हर एक टर्म पता है, हमने वैल्यू रख दी, आंसर आ गया, है ना बेटा। तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन इतने टफ नहीं है बेटा, लेकिन ये 4 मार्क्स के या 6 मार्क्स के आ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा 3.3 का क्वेश्चन 4 है, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है बेटा, एक टेस्ट है MCQ, उसमें से बच्चे या तो आंसर जानते हैं ऑब्वियसली या गैस करते हैं, तुक्का लगाते हैं। तो बेटा 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे को आंसर पता है, 1/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा गैस कर रहा है, तुक्का लगा रहा है। एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट इज 1/4। ये बेटा ये उसने दिया है, अगर कोई बच्चा गैस करता है और उसका आंसर सही निकलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। देन वाट इज, देखिए वाट इज लगाए, वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। तो बेटा प्रोबेबिलिटी किससे निकालनी है कि स्टूडेंट नोज द आंसर, मतलब ये इवन हो गया, ठीक। और फिर गिवन क्या है, दैट ही आंसर इट करेक्टली, उसने आंसर सही दिया, तो इवन क्या हो गया, दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता करना होता है इवन क्या है, तो इवन क्या है, स्टूडेंट नोज द आंसर। और ये क्या है, ही आंसर इट करेक्टली। चलिए आपने पता कर लिया आंसर, आधा क्वेश्चन हो गया। इवन क्या निकला बेटा, नोज द आंसर। ए क्या हो गया, आंसर इट करेक्टली, है ना। चलो हम अरेंज करो, तो P1/A क्या होगा, इवन क्या है, नोज द आंसर, तो ऊपर आ गया स्टूडेंट नोज द आंसर, नीचे क्या है, ए क्या है, आंसर इट करेक्टली। इक्वल टू फॉर्मूला लिख लिया, P1 PA/1 अपॉन P1 PA/1 प्लस P2 PA/2। इवन क्या है, नोज द आंसर, देखिए E2 इवन का उल्टा हुआ, गेसेस द आंसर, ए क्या है, आंसर करेक्टली। चलिए हर इंडिविजुअल निकाल लीजिए। P1 ये दिया हुआ है, P नोज द आंसर, कोई बच्चा आंसर जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। अब देखिए दिक्कत यहाँ आएगी, PA/1 कैसे पढ़ेंगे, नीचे से इवन के बाद एक ही प्रोबेबिलिटी, इवन क्या है, नोज द आंसर, ए क्या है, आंसर करेक्टली। तो नो आंसर पता होने के बाद सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, है ना बेटा। P1 आंसर पता है, उसने आंसर सही दिया, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में नहीं दिया है बेटा। अब हम इसमें हम अपना सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या है, इवन नोज द आंसर और ए है करेक्ट। किसी बच्चे को आंसर पता था और उसने करेक्ट आंसर दिया, तो बेटा 99.9999% केसेस में जिस बच्चे को आंसर पता होगा वो आंसर सही ही देगा, है ना। तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1, हम श्योर हैं कि वो आंसर सही देगा। ये और ये क्वेश्चन में नहीं था। P2 ही गेसेस एट द आंसर, गेसेस नॉट नोज द आंसर, दिया हुआ कितना है वो 1/4, ठीक। PA/2 इवन नोज द आंसर, E2 नॉट नोज द आंसर, और ये करेक्ट, उसको आंसर पता नहीं था और उसने आंसर सही दिया, तुक्का लगाया, दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/4। बस इसमें A/1 नहीं दिया था बेटा, हमने क्या किया, हर एक इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू निकाल ली। अब हमें करना क्या है, केवल वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर दी हमने, आंसर आ गया, है ना बेटा। तो आज हमने क्या किया बेटा, हमने आज बेस थ्योरम के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, 3 क्वेश्चन देखे, फॉर्मूला देखा, और हमने ये देखा कि इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पता करना कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो होता है इवन, ठीक बेटा। तो 13.3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप रोज करिए।